नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, हमारा चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए फुल पैकेज लेकर आया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी चैनल आपके सिलेबस को भी कंप्लीट कराएगी और जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये मौका बहुत ही अच्छा है और वे लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और मैं नंदिनी मिश्रा आपके ज्योग्राफी की क्लास लूँगी। आज ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है और जिसमें डिस्कशन हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो आइए फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। जो ये फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है संसाधन, विकास और उपयोग। आइए संसाधन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो संसाधन है क्या है? प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तु जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए संसाधन कहलाती है। अर्थात पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाए संसाधन कहलाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि संसाधन वे वस्तु या पदार्थ को कहा जाता है जो मानव के द्वारा उपयोग किया जाता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस पदार्थ या वस्तु का उपयोग करती है वे सारी संसाधन है। अब तो आप लोगों को क्लियर हो चुका हुआ होगा संसाधन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, समझ गए होंगे। चलिए, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि मनुष्य एक संसाधन है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि मनुष्य एक संसाधन है या नहीं इसके बारे में। मनुष्य एक संसाधन है। मानव यानी मनुष्य स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे जीवन के अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे कार्यालय का काम, बोझा ढोने इत्यादि। ये पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। यहाँ पर जो बात आई है कि ये पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है, तो कैसे करता है, तो आइए जानते हैं। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेती हूँ कि अगर खदान में कोयला है और उसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो ये पता कौन करेगा? तो ये मानव के द्वारा होता है पता। और जैसे ही इसके महत्व को समझा जाता है तो वे जो पदार्थ हैं वो संसाधन का रूप ले लेती है। मतलब कि जब तक किसी पदार्थ को उसके महत्व को नहीं समझा जाएगा तब तक वे संसाधन नहीं है, और यही महत्व समझाने का काम मानव करती है। आइए अगला देखते हैं पॉइंट। प्रौद्योगिकी का विकास मानव की क्षमता और तकनीकी कुशलता पर निर्भर करता है। ये तो यही बात हुई जो मैं पहले भी बताई हूँ, फिर से मैं रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। तो प्रौद्योगिकी का विकास मानव की क्षमता और तकनीकी कुशलता पर निर्भर करती है। ये पता है, जब तक तकनीकी कुशलता नहीं होगी तो जो पदार्थ है वो संसाधन का रूप नहीं ले पाएगी। जैसे मैं कोयला का एग्जाम्पल ली हूँ, वैसे पेट्रोलियम भी है। जब तक वे खाद्यान्न में रहते हैं तब तक उसका महत्व नहीं होता है। जब उसे खाद्यान्न से बाहर निकाला जाता है और उसे यूज किया जाता है तब वे पेट्रोलियम संसाधन बन पाती है। अब तो क्लियर हो चुका होगा कि ये तकनीकी का विकास में संसाधन है क्या योगदान है, ये सब के बारे में। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी के विकास के कारण तो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। यानी जो ये प्रौद्योगिकी है यानी तकनीकी का विकास के कारण जो प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है मानव के द्वारा। कैसे किया जा रहा है? तो जैसे ये पानी है तो पानी से जल विद्युत बनाना, पवन से पवन चक्की का निर्माण करना, पवन ऊर्जा का, सौर से सौर ऊर्जा का। तो ये सब काम होता कैसे है? तो ये सब काम प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही संभव है, और ये प्रौद्योगिकी का विकास मानव के द्वारा किया जाता है। अर्थात स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव का महत्व सर्वोपरि है। ये तो
सही बात है कि जो मानव है उसी के चलते संसाधन जो है वो संसाधन का रूप ले पाती है, नहीं तो वे ऐसे ही एक क्या पृथ्वी के अंदर दबी हुई वस्तु होगी, पदार्थ होगी। परंतु जब तक मानव अगर नहीं होगा तब तक संसाधन का रूप नहीं लेता है कोई वस्तु या पदार्थ। इसीलिए बोला गया कि आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि अगर मानव नहीं होगा तो जो पदार्थ है वो उसकी महत्व को नहीं समझा जाएगा, और जब महत्व को नहीं समझा जाएगा तो आर्थिक विकास भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर मैं किसी बात को 2 या 3 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, आपका जो माइंड है वे अच्छी तरह से कैप्चर करे। और अगर किसी भी प्रकार के कुछ डाउट भी हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है समर्पण लर्निंग पॉइंट, उस पर आप लोग बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आई है, या मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको 2 से 3 बार बताऊँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, इसलिए। और अगर वीडियो को ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, काहे कि लाइक करने से हम लोग को सपोर्ट मिलती है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। आइए अगला देखते हैं। मनुष्य सभी प्रकार के संसाधन के निर्माता के रूप में। ये तो पता है कि मनुष्य जो है सभी प्रकार के संसाधन के निर्माता है ही, बता ही दिए हैं, मगर फिर से आइए अच्छी तरह से जानते हैं डिटेल में। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व उसकी उपयोगिता या उपयोगी कार्य पर निर्भर करता है। पता है, संसाधन जो है वो किसी पदार्थ के अस्तित्व जो होती है, संसाधन के अस्तित्व कैसे निर्भर करती है, तो उसकी उपयोगिता की, कि वो जो पदार्थ है उसका उपयोग कितना है, इसलिए वे संसाधन बन पाता है। और उपयोगी कार्य पर निर्भर भी करता है, क्योंकि उपयोगिता होगी तो उपयोगी कार्य भी होंगे, बहुत महत्वपूर्ण। और इसी उपयोगिता उपयोगी कार्य पर संसाधन जो है वो पदार्थ जो है संसाधन का रूप लेती है। कोई पदार्थ तब तक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता जब तक वह संसाधन नहीं कहलाता। हाँ, देखिए, जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता है जब तक वे संसाधन नहीं कहलाता। सही बात है कि जब कोई पदार्थ का अगर हम लोग उपयोग कर लेंगे, अच्छी तरह से उसके महत्व को समझ लिया जाएगा, तो वे पदार्थ अपने आप संसाधन बन जाएगा, और वे देश के विकास में एक आर्थिक सहयोग भी करती है संसाधन, ये सबको पता है। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार के खनिज भंडार का बरसों तक कोई महत्व नहीं था, यानी जो वहाँ खनिज भंडार थे उसका किसी को कुछ भी अता पता नहीं था कि वहाँ आखिर में क्या है, अंदर क्या दवा है, क्या नहीं है, ये किसी को नहीं पता था। और वे खनिज पदार्थ संसाधन नहीं बन पाए। जब पता ही नहीं होगा तो संसाधन आखिर बनेंगे कैसे? परंतु हुआ क्या, किंतु जब खनिजों का महत्व समझा जाने लगा और लोगों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर उसे उपयोग में लाने लगे तो खनिज पदार्थ संसाधन बन पाए। यानी देखिए, ये तो है कि खनिज का जब तक महत्व नहीं समझा जाएगा तब तक वे संसाधन नहीं बन पाएंगे। और यही कंडीशन हुआ कि छोटा नागपुर के पठार में वे पृथ्वी के अंदर क्या दबा है किसी को पता नहीं था, परंतु जैसे ही सबको पता लगा कि पृथ्वी के अंदर ये पदार्थ दबी हुई है तो वे संसाधन बन पाया, और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी है उसका, छोटा नागपुर के पठार का। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में जोग जलप्रपात का कोई महत्व नहीं था, किंतु जब मानव ने शक्ति के विकासों में उसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए, किसके लिए, तो ये जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाने लगा तो यह संसाधन के रूप में सामने आया। जैसे कि जल है, नॉर्मल तो सब जानते हैं कि जल का उपयोग होता है पीने ये सब में, पर जब जैसे उसका उपयोग जल विद्युत के उत्पादन में किया जाने लगा तो वे जो जोग जलप्रपात है वो एक संसाधन बन गया। उसी तरह नदियां महासागर तभी संसाधन बन पाते हैं जब मानव उनका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्य पालन में, जल यातायात में और ऐसे ही अनेक आर्थिक क्रियाओं में करने में लगता है, तब यह संसाधन बन पाते हैं। अभी मैं किसका एग्जाम्पल ली थी?
तो जोग जलप्रपात का। एक जोग ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सागरीय है, महासागर है जिसका उपयोग नहीं था, परंतु अब उसका उपयोग होने लगा जब उसके महत्व को समझा जाने लगा। तो इसके पहले भी मैं छोटा नागपुर का पढ़ा ली थी, उसमें एक और एग्जाम्पल आ जाता है कि जैसे झारखंड का भी बहुत एरिया था जिससे किसी को कुछ भी पता नहीं था, पर अब उसका जैसे महत्व समझा जाने लगा तो वहाँ वो जो है पदार्थ संसाधन के रूप ले लिया। आइए एक यहाँ पे आती है कि कोई किसी भूगोल बेटा का यह कथन है, महान भूगोल बेटा जिमरमैन ने ठीक ही कहा था, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। ये बात किसने कही थी? तो ये बात जिमरमैन ने कही थी। दोस्त, ये जो क्वेश्चन है कि ये किसने कहा था, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते जिमरमैन, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किस भूगोल बेटा का कथन है, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। आपका 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें जिमरमैन भी एक ऑप्शन में होगा। तो आप लोगों को जब पता होगा सही में कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते ये कथन किसका है, किसने कहा था, तब तक आप सही आंसर नहीं लगाइएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए ताकि हम लोगों को सपोर्ट बना रहे। हम लोग ऐसे भी वीडियो के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है कि मेहनत कितनी हो रही है। प्लीज़ हम लोग के मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए और वीडियो को अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग तो समझदार है ही। संसाधनों का महत्व, आइए जानते हैं कि संसाधन का महत्व क्या है, कैसे इसका महत्व हुआ। एक एग्जाम्पल है, इससे समझते हैं। 1871 के पूर्व यूरोप में जर्मनी एक छोटा सा राज्य था। जर्मनी जो है वो यूरोप का एक राज्य है। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि जर्मनी किस महाद्वीप का राज्य है, तो ये जो है यूरोप का राज्य है। इसकी कोई गिनती नहीं थी, परंतु सेडान में प्रेसा के जीत के बाद साइलेशिया और साल के कोयला भंडार से कोयला निकालकर जर्मनी विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक बन गया। कैसे बना? तो देखिए, आइए देखते हैं। सेडान में जो हुई प्रेसा की जीत के बाद, किसकी जीत? प्रेसा की जीत के बाद। ये क्वेश्चन भी बन जाएगी आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए एकदम। के बाद साइलेशिया जो है, साइलेशिया और कौन, साल के कोयला भंडार जो हैं वे जर्मनी में आ गए और कोयला निकालकर जर्मनी विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक बन गया। आइए आगे जानते हैं। विज्ञान और तकनीकी का विकास कर 1910 तक किसने, जर्मनी ने इस्पात के उत्पादन में इंग्लैंड के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। पहले तो उसने कोयला उत्पादन में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा, उसके बाद और विकास किया, अपने विज्ञान को तकनीकी विकास और की, और 1910 ईस्वी में उसने इस्पात के उत्पादन में इंग्लैंड के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। उस समय जो था इंग्लैंड सर्वोपरि था इस्पात के उत्पादन में, परंतु जो ये ईरान था वो क्या कहा जाता है, इंग्लैंड का भी अस्तित्व को समाप्त कर दिया। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगी आप लोगों को क्या, कि 1910 में इस्पात के उत्पादन में इंग्लैंड प्रभुत्व समाप्त कर दिया। अब हर जगह सामानों पर मेड इन जर्मनी दिखाई देने लगा। इसी तरह संसाधन के महत्व को समझा जा सकता है। देखिए, अगर कोई सामान बेस्ट होती है उसी का नाम दिया जाता है। उस समय इस्पात के मामला में जर्मनी का नाम नंबर 1 पे था, इसलिए कोई भी सामान जैसे होता है इस्पात में तो वहाँ मेड इन जर्मनी लिख देता है ताकि इस नाम से लोग बेच दें। जैसे फेक नाम से भी होता है कि सामान बिक जाता है, क्योंकि उसकी जो डिमांड होती है वो भाई बहुत ही हाई होती है, इसलिए मतलब अच्छे सामान के नाम को देखकर लोग वही टैग लगा के बेच देते हैं। वही काम यहाँ हुआ जर्मनी के साथ कि कोई भी देश या कोई भी राज्य मतलब मेड इन जर्मनी लिख के दिखाई देने, मतलब लिख दिया और उसके बाद बेच दिया ताकि उसका भी इस्पात अच्छा क्वालिटी का माना जाए। इसलिए आइए संसाधन के वर्गीकरण को जानते हैं हम लोग, कि जो संसाधन है इसके हम लोग समझ ही चुके हैं कि संसाधन क्या है, इसका महत्व क्या है इसके बारे में, परंतु अब हम लोग संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वेश्चन बन जाएगी यहाँ से कि संसाधन को मुख्य तौर पे कितने भागों में विभक्त किया गया है।
ये आइए जानते हैं। संसाधन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें उपलब्धता के आधार पे है फर्स्ट, स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पे, पुनः प्राप्ति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और विकास के स्तर के आधार पे संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले उपलब्धता के आधार पे संसाधन को वर्गीकृत करते हैं। उपलब्धता के आधार पे संसाधन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक प्रदत्त और मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, प्राकृतिक प्रदत्त यानी प्राकृतिक से संबंध होगा, मानवकृत यानी मानव से संबंध होगा। तो एकदम सही सोच रहे हैं आप, यही बात है। तो इससे हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि सोच तो सब लेता है पर थोड़ा डिटेल जानना सबके लिए आवश्यक है। प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन प्राकृतिक में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु जैसी भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है। मतलब कि जो प्राकृतिक में जो जलवायु है, भौगोलिक परिस्थितियां मनुष्य की जो भी क्रियाकलाप है उस पर एकदम डायरेक्ट प्रभाव डालती है, उन्हें प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन कहा जाता है। जैसे जल विद्युत का उत्पादन, पवन चक्की का उत्पादन, मत्स्य पालन, यानी कि प्रकृति का जो डायरेक्ट मानव के पे प्रभाव डालती है उसे हम लोग प्राकृतिक प्रदत्त कहते हैं। या नॉर्मल भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक से प्राप्त संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। आइए देखते हैं मानव के संसाधन क्या है। मानव के संसाधन, संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है मानव के संसाधन कहलाता है। जैसे भवन, रेलवे लाइन, शिक्षण, प्रशिक्षण, खोज, विकास और विभिन्न संस्थाएं, ये सब जो होती है वो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, ये प्राकृतिक में नहीं होती है। अब बताइए, रेलवे लाइन प्राकृतिक में तो होती नहीं है, भवन भी प्राकृतिक में तो होता नहीं है कि बन के और प्राकृतिक में उपलब्ध है, इसे बनाना पड़ता है, रेलवे लाइन को बनाना पड़ता है। शिक्षण प्रशिक्षण जो है इसे विकसित करना पड़ता है। खोज, जैसे बल्ब का खोज या हुआ या किसी भी की खोज होती है, किसी भी उपकरण की, वो मानव करता है। विकास की विभिन्न संस्थाएं, जितने भी स्कूल कॉलेज ये सब हैं, वो सब मानव के द्वारा होता है, इसलिए इसे मानव कृत संसाधन बोला जाता है। आइए नेक्स्ट है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, किसके स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे भी 2 होते हैं, जैविक और अजैविक। जानते हैं जैविक और अजैविक के बारे में डिटेल। जैविक संसाधन जीव मंडल में उपस्थित और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे मछली, पक्षी, पेड़ पौधे, स्वयं मनुष्य जैविक संसाधन के हिस्से हैं। देखिए, जैविक संसाधन का सिंपल एक हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें जैव का अंश हो, जीव का अंश हो, जो एक सजीव हो, ये हम लोग बोल सकते हैं जैविक का संसाधन का, तो उसे हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। अब तो क्लियर हो चुका होगा, अब बहुत ही शॉर्ट में मैं समझाई हूँ पर बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगा कि जैविक आखिर में है क्या। तो जानते हैं, सभी जैविक संसाधन जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, सबको पता है ऐसे भी। और जो ये क्वेश्चन आप लोगों की बनेगी ना कि जैविक संसाधन जो है वो किस प्रकार की संसाधन होगी, तो नवीकरणीय संसाधन होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ध्यान दे के पढ़िए। आइए अजैविक के बारे में जानते हैं। जैविक के बारे में जान गए, जैविक के बारे में आप लोग क्या जाने कि जिसमें जीव का अंश हो, जैविक और सेम उसके उल्टा हो जाएगी अजैविक, यानी इसमें जीव का अंश ना हो, इसमें मतलब अंश नहीं हो, और क्या, तो वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ, यानी यहाँ से क्या होगा, जीव का अंश नहीं, अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज, चट्टान, पर्वत, इस समय तो जीव का अंश है नहीं, तो ये अजैविक कहलाएं। आइए अगला है, पुनः प्राप्ति के आधार पे 2 होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्या क्या, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जानते हैं, जैसे कि नवीकरणीय के बारे में एक पीछे टर्म आई थी कि जो जैविक संसाधन होते हैं वो नवीकरणीय होते हैं। वहाँ बोला क्यों गया था कि नवीकरणीय होते हैं, यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। वे संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, हवा, नदियाँ, मछलियाँ, पेड़ पौधे, उन पर लगाए बसेरा पक्षी एवं वन जीव सभी नवीकरणीय संसाधन है। आइए यहाँ देखिए कि जितने भी यहाँ पे हम लोग नाम लिए हैं वो सब जैविक संसाधन का एक एग्जाम्पल है।
सब में जीव का एक अंश है, ये तो आप लोगों को पता लग ही रहा है। इसलिए एक जैविक संसाधन नवीकरणीय संसाधन भी होते हैं। क्यों नवीकरणीय होते हैं? क्योंकि ये सब को एक बार यूज करने के बाद ना हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे नवीकरणीय मतलब हमेशा इसे नवीन नवीन नवी मतलब नवीन नवीन के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं दोबारा। यह संसाधन प्राकृतिक में स्वतः उपलब्ध होते हैं। सही बात है, क्योंकि जैविक है तो स्वतः तो होगा ही, उससे तो मानव तो बनाएगा ही नहीं। या विभिन्न प्रकार की भौतिक, प्राकृतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब जैसे ये कि रासायनिक क्रिया इनके द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है, जैसे बहुत कुछ है कि जो अब रासायनिक द्वारा उत्पन्न होने लगा है, मेन रूप से ये प्राकृतिक का ही है, और ये सभी बात याद रखिएगा। या जैविक प्रक्रिया पता ही है कि नवीकरणीय जो होते हैं वो जैविक का एक अंश ही है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। यह संसाधन एक बार प्रयोग के बाद ही खत्म हो जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम या अनेक प्रकार के खनिज लाखों वर्षों की जटिल जैव रासायनिक तथा अन्य भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बने हैं, और पृथ्वी के अंदर उनका भंडार जहां तहां जमा है। इनका संचित भंडार है तथा इन्हें अल्पकाल में कृत्रिम रूप से पुनः बनाना असंभव है, अर्थात एक बार इनके समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मैं बताई हूँ, क्लियर हो गया होगा, मगर मैं थोड़ा और अच्छी तरह से बता देती हूँ। अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिससे हम लोग अगर एक बार यूज कर लिए तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। सिंपल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके क्लियर आपको ज़्यादा करते हैं। पेट्रोलियम का बात हम लेते हैं यहाँ पे। आइए, एक मानिए कि पेट्रोलियम है, उसका महत्व कब तक समझा जाएगा? जब उससे निकाला जाएगा। और जब एक बार पेट्रोलियम का हम लोग उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं। तो यही जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। और पेट्रोलियम जो है, यहाँ पे आप लोग का एक टर्म आया होगा कि बहुत लंबा समय लग जाता है। सही बात है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इस सब को बनने में बहुत अधिक समय लगता है, और दोबारा इसका हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद नहीं कर सकते हैं। सिंपल है। आइए हम देख लेते हैं, शॉर्ट बात बोल सकते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि नवीकरणीय जो है वो एक बार यूज करने के बाद हम लोग दोबारा कर सकते हैं, और अनवीकरणीय है कि एक बार यूज करने के बाद हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंतर है, ये याद रखिएगा, और इसका आप लोग डिटेल लिख सकते हैं। कुछ धातुएं बार बार पिघलाकर शोधित करके प्रयोग की जा सकती है, अर्थात इनका चक्रीकरण हो सकता है। इस प्रकार के संसाधन को चक्रीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, अनवीकरणीय में भी कुछ ऐसे होते हैं धातु कि जिसे उस रूप में तो हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, परंतु हाँ, उसे हम लोग पिघला दिए तो उसे कुछ और पदार्थ बन सकता है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं, मतलब उसका चक्रण होता है, चक्रीकरण होता है। तो उस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? चक्रीकरणीय संसाधन। बहुत है, जैसे हम लेते हैं सोना, ठीक है, सोना का एक बार यूज हो गया तो यूज हो गया, परंतु हम लोग अगर उसे चाहें तो हम लोग उसे गलाकर पिघलाकर फिर से हम लोग उसे किसी और रूप में हम लोग कर सकते हैं। उस रूप में नहीं होगा पर उसका वजन कम जाएगी, या थोड़ा ये होगा, कमता है वजन, परंतु उसके अलावा हम लोग उसका चक्रण कर सकते हैं। यही है चक्रीकरणीय संसाधन। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हुआ होता है सबको। और ऐसे में ये कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होता, जैसे कोयला और तेल को जला देने पर राख से पुनः कोयला नहीं बन सकता। इसे अचक्रीकरण संसाधन कहती है। मैं बता दी हूँ, जस्ट ली हूँ एग्जाम्पल पेट्रोलियम का, और पिछला बार कोयला का भी मैं ली थी। दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को आ चुका है कि ऐसे भी अनवीकरणीय का एक बार यूज के बाद नहीं होता है, पर कोई कोई केस में होता है कि धातु है उसी रूप में उपयोग न होकर किसी और रूप में होता है, तो उसे चक्रीकरणीय कहते हैं, और अगर एकदम नहीं होगा तो अचक्रीकरणीय कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो को मैं लास्ट कर रही हूँ। ज़्यादा पढ़ा दूँगी तो शायद अच्छे से आप लोगों को समझ नहीं आए, आप लोग बोर होने लगे, इसलिए मैं यहाँ से स्वामित्व के आधार पे
वर्गीकृत किया गया है संसाधन को, इसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और आप लोगों से एक विनती है कि हमारा वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, हम लोग को सपोर्ट करें। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जितने भी आप लोगों का स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी हैं उस सबके पास शेयर कर दें, ताकि 10th के जो एग्ज़ाम आने वाली है 2021 में, उसके लिए सारे लोग प्रिपरेशन करें। और अपने साथ अपने दोस्तों का भी आप भला करें, उनका भी हेल्प होगी। और मेरे अंदाज से हमारा जो ये वीडियो है ये बहुत ही डिटेल में पढ़ा रही हूँ। किसी भी तरह का क्रॉस क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हैं मेरे अंदाज से। परंतु अगर कुछ और प्रॉब्लम हो कि आप लोगों को समझ नहीं आए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है समर्पण द लर्निंग पॉइंट। वहाँ जितने भी 10th क्लास के जो वीडियो हैं सारे सब्जेक्ट के, वहाँ सारे टीचर उपलब्ध होंगे। आप लोग वहाँ डाउट क्लियर करिए, अपना आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डाउट क्लियर करिए। और आप लोगों को जो नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। मैं ज्योग्राफी की नोट्स को प्रोवाइड करूँगी, बाकी जो टीचर जो वीडियो दे रहे हैं वे अपने अपने नोट्स को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस और क्या बोले, इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट हों मैं वीडियो को लाऊंगी। और प्लीज़ बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा बस इतना काम करिए कि सपोर्ट करिए, लाइक करिए, बस शेयर करिए। और हम लोग तो आप लोगों का हेल्प कर ही रहे हैं। धन्यवाद, टेक केयर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।